खबर आपको बता दें, 26 जनवरी को लाल किले में हुए उपद्रव के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है। इसे लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक वो बिहार के पूर्णिया भागने की फिराक में था। आपको बता दें, ये वही दीप सिद्धू है जिसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। दीप सिद्धू एक पंजाबी एक्टर है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब इसे दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम इसे पकड़ कर लाई तो जिस दफ्तर में इसे रखा गया था, ये दीप सिद्धू 14 दिनों तक फरार रहा। दीप सिद्धू 1 लाख का इसके ऊपर इनाम था। हालांकि बाद में बताया जा रहा है कि इसने बिहार के पूर्णिया भागने की तैयारी कर ली थी और ये पूर्णिया जाने की फिराक में था। लेकिन इस बीच दीप सिद्धू अपनी बेगुनाही की सबूतें इकट्ठा कर रहा था। वो कई वीडियोस ऐसे फेसबुक पर डाल रहा था जिसमें वो बता रहा था कि इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। 26 तारीख को लाल किले और दिल्ली के अन्य भागों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित हुआ था, उसमें यह दीप सिद्धू नामक का शख्स प्रमुख भूमिका निभाया था। इसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपया का इनाम भी घोषणा किया गया था। इस आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। सर, कहां से गिरफ्तार किया गया? ये ऑपरेशनल डिटेल्स अभी साझा नहीं कर सकते। आपको बता दें, दीप सिद्धू 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर। और आपने 26 जनवरी, अगर आपको याद हो कि 26 जनवरी में किस तरह से उपद्रव हुआ था लाल किले पर, किस तरह से वहां झंडा फहराया गया था, एक धार्मिक झंडा फहराया गया था और उसके बाद जो बवाल की तस्वीरें वहां से सामने आई थी, कुर्सियां तोड़ दी गई थी, सीसीटीवी के कैमरे तोड़ दिए गए थे, वहां पर जिस तरह से वहां पर उत्पात मचाया था उपद्रवियों ने, इस सब के पीछे ये शख्स जिम्मेदार है, ये आरोप इस पर है। और कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें दीप सिद्धू लोगों को बरगलाता हुआ, बहकाता हुआ नजर आ रहा है। बकायदा उसके कई ऐसे भाषण सामने आ चुके हैं जिसमें दीप सिद्धू लोगों को भड़का रहा है। और 26 तारीख से पहले के भी कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें 26 तारीख को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से उपद्रव करना है, ये तमाम तरह की बातें। और इस बीच 14 दिन से फरारी के बाद आखिरकार दीप सिद्धू को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ये बड़ी कामयाबी मानेंगे क्योंकि ये एक मुख्य आरोपियों में से है जिसने 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जिम्मेदार हो। जी बिल्कुल, देखिए, मुख्य आरोपी, मुख्य विलेन के तौर पर उभरा था दीप सिद्धू जब 26 जनवरी को हिंसा हुई थी। हालांकि जब 26 जनवरी की पूरी हिंसा हुई उसके कुछ देर बाद ही आज तक ने एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया कि कैसे दीप सिद्धू और लखा सिधाना, ये 2 किरदार ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा भीड़ को न सिर्फ उकसाया बल्कि पंजाब से इसके साथ कुछ लोग भी आए थे। उसके बाद से ही जब लाल किले में हिंसा हुई उसके बाद से अपना मोबाइल फोन ऑफ करने के बाद जो दीप सिद्धू है वो फरार हो गया। जो आखिरी लोकेशन थी दीप सिद्धू की, जब 12 बजे रात को 26 जनवरी को फोन ऑफ किया तो वो आखिरी लोकेशन थी हरियाणा की। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद स्पेशल सेल की ये तमाम टीमें जो फिलहाल अंदर थी और दीप सिद्धू को कस्टडी में देखा था, उस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तब जाकर जो दीप सिद्धू है उसको गिरफ्तार किया। और एक पेशेवर अपराधी की तरह दीप सिद्धू वो लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। श्वेता, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि मोबाइल फोन को ऑफ कर दिया गया और फेसबुक पर जो वीडियो अपलोड हो रहे थे वो दरअसल कैलिफोर्निया से अपलोड हो रहे थे। दीप सिद्धू अपने दोस्तों के मार्फत अरविंद, आपसे और हम जानकारी लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। संदीप यादव डीसीपी, क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में, ये सुन लेते हैं। ये जो दीप सिद्धू की गिरफ्तार किया, कहाँ से गिरफ्तार किया, कहाँ जाने की फिराक में था, क्या जानकारी, कैसे हुआ? जो इसके रोल के बारे में आप लोगों को मालूम है कि इसने 25 जनवरी और 26 जनवरी को जो भीड़ को और जो यहाँ पर जो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को एक्शन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पे किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंट किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे। और क्राइम ब्रांच के पास चूंकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस में अरेस्ट डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रोल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की हुई। सर, सोशल
social media posts were very viral. How he managed to send those posts? अभी ये वेरीफाई किया जा रहा है। जो सी सोशल मीडिया जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से इसी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। सर ये क्या फरार हो रहा था, कहाँ जा रहा था जब आपने 26 तारीख से जिस दिन से इंसिडेंट हुआ है और तब से हमारे केस में वांटेड था, इसके ऊपर 1 लाख का रिवॉर्ड भी हो चुका था, तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था। हाँ। और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। उस पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में कल करना कितनी टीमें लगी थी, कैसे चेक किया ये बता दीजिए। नहीं, हमारी स्पेशल दल की कई टीमें लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच भी लगी थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच केसेस से वांटेड था। तो टीम So was he also looking for those people who were hiding him and? लखा सिडाना लाइक क्राइम ब्रांच के पास केस है, क्राइम ब्रांच इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा कि इससे किसका क्या रोल है, इसको छुपाने के अंदर या ऐसी कॉन्स्पिरेसी। सर अकेले था, अकेले था सर, कैसे कल ये अकेले था, कल अकेले था। सर कोई असला वगैरह इस पे मिला? लगी एलिगेशन पर कुछ कहा है दीप सिद्धू ने अभी? डेफिनेटली जो चीजें ऑलरेडी ऑन एयर है और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है, और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट के ऊपर भड़काया है। तो उसका वो रोल है, उसी के ऊपर उसी केस में वो क्राइम ब्रांच के वांटेड है। तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी को आप सुन रहे थे। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, जो डीसीपी बता रहे थे कि करनाल से उसे गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो वहां पर कहां पर छिपा हुआ था, क्या उसके साथ और भी लोग थे? आपके पास क्या कुछ इनपुट, क्या कुछ जानकारी? देखिए श्वेता, दीप सिद्धू पिछले कई दिनों से लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा है। कभी वो कहता रहा है कि वो धरना स्थल से आधा घंटे की दूरी पर है, कभी कहता है वो मजदूरों के साथ रात बिता रहा है। एक बार कुछ सुनने में ये भी आया था कि वो दिल्ली से भाग गया है और पंजाब की कई जगहों पर छुपा हुआ था। पहले ये खबर आ रही थी कि उसे मोहाली के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उसको करनाल के आसपास से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि क्या पुलिस उसका पीछा कर रही थी, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, आखिर दीप सिद्धू के मददगार कौन है, इतने दिनों में कौन उसको शय दे रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि जितने भी फेसबुक लाइव उसने अब तक किए हैं वो यूएस से किए जा रहे थे। वो व्हाट्सएप के जरिए यूएस को अपने वीडियोस भेजता था और वहां से फेसबुक पेज पे उसके अपलोड होते थे। आखिर कौन लोग उसमें शामिल है, कौन उसके मददगार हैं और क्या खालिस्तान से उसका क्या कनेक्शन है, क्या उसको खालिस्तानियों से कोई आर्थिक मदद मिली थी या नहीं, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा था कि 26 जनवरी को लाल किले में झंडा फहराने के बाद उसने विक्ट्री का साइन बनाया था और बाद में अपने वीडियोस में ये साफ करने की कोशिश की थी कि इसके लिए वो दोषी नहीं है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स उसके साथ थे। और किसान संगठनों ने भी उसकी गिरफ्तारी का स्वागत किया है। किसान संगठनों को उम्मीद है अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि किसान संगठनों और उनके नेताओं का यह मानना था कि दीप सिद्धू जैसे लोगों की वजह से उनके प्रदर्शन को बहुत बड़ा धक्का लगा है। श्वेता, बिल्कुल मंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब पूछताछ में यह भी बात सामने आएगी कि ये जो दीप सिद्धू का फॉरेन कनेक्शन है, विदेशी कनेक्शन, वो क्या है, कौन लोग उसमें शामिल हैं जिन्होंने दीप सिद्धू के पोस्ट को फेसबुक पर डाला। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि संसद में आज अभूतपूर्व नजारा दिखा। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 4 सांसदों की विदाई पर पीएम का भाषण था। गुलाम नबी आजाद के योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी बेहद भावुक हो गए। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय
प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। तो आपने प्रधानमंत्री को सुना, लेकिन जब गुलाम नबी आजाद की बारी आई तो वो भी भावुक हो गए। उन्होंने विस्तार से बताया कि हिंदुस्तान उन्हें इतना अजीज क्यों है। एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। अमेरिका की नई सरकार भी भारत को मजबूत और भरोसेमंद साथी मानती है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली बातचीत से साफ हो गया है। अमेरिका ने आतंकवाद से लेकर दुनिया के दूसरे बड़े मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर लड़ने की इच्छा जताई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करेगा। हर उस सवाल का जवाब मिल गया जिसमें ये पूछा जा रहा था कि क्या भारत के ट्रंप के दौर जैसे ही रिश्ते बाइडेन की सरकार से भी रहेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली बार फोन पर बात हुई। इस बातचीत में भारत की मजबूत हैसियत की झलक मिली और लगे हाथ आतंक के एक्सपोर्टर पाकिस्तान को मिला एक सख्त सबक। मुलाकात के बारे में खुद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जो बाइडेन से बात की और उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हमने क्षेत्रीय मुद्दों, साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपने सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए। अब इस टेलीफोनिक बातचीत का सबसे अहम पहलू जिसने पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ाई होगी, आतंक पर चोट करेंगे भारत अमेरिका, मिलकर लड़ेंगे आतंक के खिलाफ जंग। व्हाइट हाउस से जारी बयान में साफ कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अभिशाप के खिलाफ भारत अमेरिका मजबूती के साथ खड़े हैं। आतंक के आका पाकिस्तान के लिए ये संदेश इस बात को समझने के लिए काफी है कि उसके नापाक खेल पर आगे भी नकेल लगती रहेगी। पीएम मोदी और बाइडेन की बातचीत में कई और अहम मुद्दों का जिक्र हुआ। मसलन जलवायु परिवर्तन पर अपने सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और ये जंग जीतेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी को फिर मजबूत करेंगे, भारत प्रशांत क्षेत्र की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को लेकर संपर्क में रहेंगे। इस बातचीत से साफ है कि भारत बाइडेन के दौर में भी दुनिया के सुपर पावर का सबसे भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बना रहेगा।
आज तक ब्यूरो। देश के समर्थन में ट्वीट करना महाराष्ट्र सरकार को अपराध लगता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो कि खुद कोरोना क्वारंटीन में हैं, अनिल देशमुख जूम कॉल में बैठकर तुरंत एक आदेश देते हैं। कहते हैं कि जांच करो, सचिन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार ने जो देश के समर्थन में ट्वीट किया है वो किसके दबाव में किया है। अभी तक तो दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का सिर्फ कटआउट हाथ में लेकर अपनी मुट्ठियां तानकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिखे थे। अब फिर जिन सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने ही सरकार रहते नियम बदलवाकर भारत रत्न दिया, उसी पार्टी के कार्यकर्ता जब कालिक की पूरी बोतल उड़ेलकर भी विरोध की राजनीति में सचिन की छवि पर काला रंग नहीं चढ़ा पाए, तो अब सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना जैसे विदेशियों के भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने के खिलाफ देश के साथ एकजुटता दिखाने वाले सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, साइना नेहवाल, कंगना रनौत, विराट कोहली, अजय देवगन, सुनील शेट्टी के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार कराने जा रही है। तो सवाल उठता है कि अगर सचिन तेंदुलकर विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ देश के समर्थन में आवाज उठाते हैं और लता मंगेशकर भारतीय होने के गर्व को महसूस कराते हुए देश के मुद्दे देश में हल करने की बात कहकर विदेशी दखलंदाजी पर भारतीयों की एकजुटता को ट्वीट करती है, तो क्या ये अपराध है? इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच की जरूरत महाराष्ट्र में कांग्रेस को क्यों लगने लगी? इस सवाल को लेकर हम पूरे मामले की शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता सचिन सावंत तक पहुंचते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स जो आए, तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई टिप्पणी देता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो, उसको अधिकार है, तो उसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। लेकिन अगर उस ट्वीट का टाइमिंग देखे, उसका कंटेंट देखे और उसकी एक पृष्ठभूमि देखे, तो पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स में एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, वो एमिकेबल शब्द है, कॉमन शब्द है। दूसरी ओर उसमें समानता दिखाई तो दे रही है, लेकिन कुछ अहम ट्वीट जो हैं, जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है। तो ये क्यों हुआ है? कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसका जो संदेह है, इसको पुष्टि मिलती है। लता दीदी के ट्वीट की महाराष्ट्र की सरकार जांच करेगी। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? सेलिब्रिटी पर दबाव की जांच करनी है या मकसद देश के लिए ट्वीट करने वाले सचिन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, साइना नेहवाल जैसे सितारों पर जांच बैठाकर खुद अपनी सियासत का दबाव बनाना है? भारत रत्नों की जांच की बात करते उनको शर्म नहीं आती। ईमानदारी से कहूं तो जांच की मांग करने वाले और जांच का आदेश देने वालों की दिमागी हालत की जांच होनी चाहिए। विरोध की हालत ये कि राजू शेट्टी की पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर लेकर सचिन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिस पर लिखा है, सचिन क्या आप किसानों के लिए भी कभी ट्वीट करेंगे? देश में यह पक्का पहला मामला होगा जहां देश के विरोध नहीं बल्कि देश के समर्थन में आवाज उठाने वालों पर दबाव की जांच कोई सरकार कराने जा रही है। शरद पवार जो खुद कृषि मंत्री रहते महंगाई के सवाल पर ज्योतिषी नहीं हूं बोलकर चुप्पी साध लेते थे, उन्हीं पवार ने सचिन को दूसरी फील्ड के बारे में कुछ बोलने से पहले सतर्क रहने की नसीहत पिछले हफ्ते दी और उन्हीं के राज्य महाराष्ट्र में देश के लिए बोलने की आजादी भी जांच के घेरे में बैठा दी जाती है। ऐसा क्यों? तपोवन सुरंग में कल दिन भर, रात भर और अब भी मलबा हटाने का काम बिना रुके जारी है। आपको बता दें कि बचाव के लिए दूसरा तरीका भी अपनाया जा रहा है। सुरंग के दूसरी तरफ से ड्रिल करके अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो आपको हम बता दें कि लगातार, चूंकि ये रास्ता 1 किलोमीटर लंबा है और ऐसे में मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि ये जितना अनुमान लगाया गया था उससे जरूरत से ज्यादा मलबा इसके अंदर भरा हुआ था। ऐसे में जेसीबी और दूसरी मशीनों से लगातार मलबा हटाने की कोशिशें तो हो रही है, लेकिन अब भी उतनी सफलता नहीं मिली है। इस अंधेरी सुरंग में सांसों की तलाश करते लोग जाने किस हाल में होंगे।
जाने कहां होंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि सबके सामने मलबे का अंबार है और मजबूर जिंदगियां मलबे के उस पार हैं। इस सुरंग में रात भर मशीनें चली, बचाव टीम के जवानों के हाथ चले, मलबा निकालकर बाहर फेंकते फेंकते रात से सुबह हो गई। एक लंबा रास्ता तय हो चुका है, लेकिन कामयाबी का इंतजार अभी भी है। 48 घंटे से ज्यादा बीत चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए, और इस वक्त आपको हम आज तक पर दिखा रहे हैं एनटीपीसी सुरंग का जो ये फ्रंट एरिया है। यहाँ से आप देखिए कि अभी जो ये रोड रोलर्स हैं, इनको दरअसल यहाँ से गुजरना है और ये कोशिश यहाँ पर हो रही है इस मलबे को फ्लैट करने की, और यही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज रेस्क्यू ऑपरेशन में है भी। ये फ्रंट गेट आप देख रहे हैं, यहाँ अंदर जो वर्कर्स हैं वो फंसे हुए हैं, करीब 35 लोग जो लगातार बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर चुनौती क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। दरअसल फोर्सेस जो है वो 100 से करीब 120 मीटर तक के एरिया तक तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन परेशानी ये होती है कि वहां पहुंचने के बाद भी जो दूसरा हिस्सा है सुरंग का, वहां से मलबा आगे आ जाता है। आज सुबह तक सुरंग से करीब 120 मीटर मलबा निकाला गया। बचाव टीमों को भरोसा है कि 180 मीटर पर लोग फंसे हो सकते हैं। 3 जेसीबी मशीनें सुरंग के अंदर लगातार मलबा निकाल रही हैं। बचाव टीमों को उम्मीद है कि वो जरूरी दूरी जल्द तय कर लेंगे। अंदर जाने के लिए 5 लोगों की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ तैयार है। साथ ही सुरंग में अंदर दाखिल होने के लिए दूसरी तरफ से भी ड्रिलिंग की जा रही है। देखिए, वो हमारे सामने एक विकल्प और सामने आया है, और टनल तक पहुंचने के लिए ड्रिल करके, और ये प्रयास हो रहा है कि ड्रिल कर और हम सीधा टनल से जहां तक हम पहुंच पाए हैं 130 मीटर, उससे आगे हम लोग, हमारे जो जवान हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं, वो वहां तक पहुंच सके। तो उस दिशा में आज एक नया प्रयास किया जा रहा है। टनल इंजीनियर और जानकारों के मुताबिक सुरंग में 180 मीटर के आसपास घुमाव है। इसी के चलते उम्मीद जताई जा रही है कि मलबा इसके आगे नहीं पहुंच पाया होगा और अंदर फंसे लोग इसी दूरी पर मिल जाएंगे। एंटायर टीम ऑफ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी इज वर्किंग डे एंड नाइट। पिछले 24 घंटे से हम लोग लगातार, करेक्शन, पूरे 48 घंटे से हम लोग लगातार यहाँ पर हैं। हमारी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा जो मैकेनिज्म है, वो अपनी जगह पर है। जहाँ तक बस आपके सवाल का जवाब है, अप्रोक्सीमेटली 80% वी हैव कवर्ड। सुरंग से जंग ज्यादा लंबी चलने की वजह से बचाव टीमों को जैसी उम्मीद थी, हकीकत उससे उल्टी निकली। सुरंग के बाहरी हिस्से में मलबा आधी ऊंचाई तक ही दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे जवान अंदर बढ़ते जा रहे हैं, मलबे की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। मुश्किलें स्लज है, उसको निकाल रहे हैं जिस एरिया को, उसमें फिर भर जा रहा है, और मैनुअली मशीन के थ्रू ही कर पा रहे हैं इसको। मैनुअली ये सारा क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये टनल में अभी 100 मीटर आगे जाके ये ऊपर छत तक भरा हुआ है स्लज। तो इसको पहले निकालेंगे, एक ओपनिंग बनेगी जहां से जवान अंदर जाएगा, उसके लिए कर रहे हैं। और अभी डिफरेंट फोर्सेस यहाँ पे आ गई हैं ऑलरेडी, तो ये काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल सारी नजरें सेना के गढ़वाल स्काउट पर है, जो अंदर फंसे लोगों के लिए दूसरे रास्ते से पहुंचने की कोशिश में है। चमोली से मंजीत नेगी, गौरव सावंत, मीनाक्षी कंडवाल और दिलीप राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। दूसरी सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें जोरों पर है, लेकिन रविवार को जब ये तबाही आई थी, उसी दिन पहली सुरंग से 12 लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया था। उस हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आईटीबीपी ने जारी किया है। सुरंग के अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को आप भी दम साध कर देखिए। एक दूसरे आप लोगों के पास माचिस वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है? ओके ओके, आराम से एक दूसरे को गर्म कर रखना, ठीक है? डरना नहीं है। नहीं नहीं, पकड़ के रखना, गिरना नहीं है। शाबाश, आते रहिए। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए, चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए, आराम से खींचो खींचो, ऊपर खींचो। और आपदा वाले दिन यानी कि रविवार को ही पहली सुरंग से 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। एनटीपीसी के ये कर्मचारी करीब 7 घंटे तक सुरंग के अंदर कई फीट मलबे में फंसे रहे। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने बताया कि उस दौरान ये लोग गाने गाकर एक दूसरे को हौसला देते रहे। एनटीपीसी के टनल में जिन 12 लोगों को आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया था, वो
7 घंटे का मुश्किल उनका समय था और वहां पर वीरेंद्र कुमार जो सबसे आखिर में जिनको निकाला गया था, उन्होंने निकलने के बाद एक खुशी जाहिर की थी, बद्री विशाल लाल का नारा लगाया था। उस मुश्किल हालात में क्या आपका अनुभव था? सर, अनुभव मेरा यही था कि जब लास्ट पोजीशन हो गई ना, हम लोगों की लास्ट पे मरने की समय आ गई, तो मैंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली बद्री विशाल जी से कि हमारी जो टीम है, हम सबसे पहले अपनी टीम को निकालेंगे, लास्ट में मैं निकलूंगा। और निकलने के बाद मैंने जयकारा लगाया। और उस 7 घंटे में क्या आप लोग करते रहे? मैंने 7 घंटे में अंदर सबको अंदर में इनको मनोरंजन कराया, शेर व शायरी की, कुछ गाना गवाए, किसी को एक्सरसाइज करवाया। इसी तरीके से वो 7 घंटे इनको मैंने वहाँ एडजस्ट करे और लास्ट में इनको पहले इनको सबको निकाल दिया। लास्ट में मैं निकला हूँ और अपना जयकारा लगाया बद्री विशाल जी का, और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैंने सबको सुरक्षित निकाल दिया। 12 लोगों की उस टीम में ये 2 वरिष्ठ लोग थे जो पूरे टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। मैंने सुना कि आपने गढ़वाली गाना में सुना, आपका क्या अनुभव था? हमारा का ठंडी में पानी में हालत बिगड़ जा रहा है, पूरा शिवरिंग आ रहा है बॉडी। कई लोगों का जूते में भी पानी गया, मेरा जूता में भी पानी गया, पूरा जूता भी चलने का नहीं पा रहा है। ठंडी बढ़ रहा है, सभी की शिवरिंग हो रहा है। वही टाइम में हम लोग गढ़वाली गाना गाया, कई हमारा साथी नेपाली गाना गाया, थोड़ा एक्सरसाइज किया। इधर उधर 10 मीटर में इधर उधर बार बार उधर उधर घूमते घूमते ही हमारा बॉडी में गर्म ठंडा बचाने के लिए बॉडी गर्म करते करते ही हमारा ऐसा 3-4 घंटा ऐसा करते करते ही बाद में 4 बजे के बाद हमारा आईटीबीपी का सहारा से हम बाहर निकल गया। बाद में इधर हॉस्पिटल में लाके हम सबको बचा दिया। धन्यवाद आईटीबीपी को। तो ये अनुभव है इन सब तमाम लोगों का, किस तरह से उस 7 घंटे की जद्दोजहद में यहाँ पर जो लोग मौजूद, एक मोबाइल के कनेक्शन, मोबाइल नेटवर्क आने के बाद बाहर जानकारी दी, उसके बाद आईटीबीपी ने वहां पर पहुंचकर इन लोगों को बाहर निकाला। कैमरामैन रितेश के साथ मंजित नेगी, जोशीमठ, आज तक। उत्तराखंड में आई आपदा में 170 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये लोग उत्तराखंड के बाहर दूसरे राज्यों से भी हैं। तबाही के बाद से इन सभी लोगों का अपने परिवारों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। परिजन परेशान हैं कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ होगा। जो चमोली पावर प्रोजेक्ट में इंजीनियर है, तो सूचना पापा दिए थे, तो भैया के पास कंपनी वाले कॉल किए थे कि ग्लेशियर टूट गया है। तो उसके बाद पापा के पास कॉल आया तो हर जगह बताया, तो हम बोले कि कल रात को 8:30 में हुई थी, तो कि सुबह में, तो कि नहीं सुबह में नहीं हो पाई थी, बट वो मेरा स्टेटस वो देखे थे 9 बजे। गोपालगंज के नेमधारी भी चमोली में ही काम करते हैं, लेकिन हादसे के बाद से उनका फोन नहीं आया। 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर बैठी पत्नी रो रो कर पति की खोज खबर का इंतजार कर रही है। चमोली के तपोवन बांध में ईंट पत्थर लगाने वाले कई युवा यूपी के लखीमपुर से भी गए थे। इनके परिवार को भी हादसे की खबर मिल चुकी है, लेकिन अपनों की कोई खबर अभी तक नहीं आई। हमारे परिवार से 6 लोग लापता हैं। तो कहाँ गए थे ये लोग? ये लोग गए थे तपोवन। कहाँ काम करते थे? वहाँ कहीं टंडल में काम करते थे, तपोवन में। कि अब प्रशासन आज जो भी कार्रवाई होगी अब देखा जाएगा, उसमें पहले पता चले कि वो लोग हैं वहाँ पे नहीं है। यहाँ के लोग गए हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा चुके हैं, तपोवन पहुँचने वाले हैं। वहाँ जाके स्थिति मालूम करें कि यहाँ कैसे क्या है, क्या जानकारी मिलती है वहाँ पे। मे भी कि हाँ उनका मोबाइल ट्रेस न हो पा रहा हो, लेकिन परिवारीजनों का उनके कहना है कि उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। उस लिस्ट को लेकर के हमने अपने यहाँ राहत आयुक्त कार्यालय को और चमोली के जिलाधिकारी को उस लिस्ट को भेजी है, और उनसे हमने अनुरोध किया है कि इनके जैसे ही वेयर अबाउट मिले हम लोगों को जानकारी दें, और उनके परिवार से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं, और जैसे ही जानकारी होगी उनके परिवार को हम लोग उसके बारे में जानकारी देंगे। झारखंड के लोहारदगा में आदिवासी परिवारों के 9 बेटे कमाई के लिए चमोली गए थे, लेकिन किसी का अब तक कोई पता नहीं है। हम लोग किसी तरह से खाते हैं बोल के कितना हंसी मजाक किया, उसके बाद में तो फिर फोन रखो तब बेटा हम लोग सोने जा रहे हैं। बोले अच्छा ठीक, तब हम लोग भी जा रहे हैं खाने के लिए बोला। उसके बाद में संडे को तो बात नहीं हुआ। रोजी रोटी तो कौन कमाए, बाप बूढ़े है, हम बूढ़े है, तो फिर एक तो भैया है जो बाहर रहता है, बड़ा भाई
इसीलिए कमाने जा रहे हैं बोल रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूपी के लखीमपुर के 34 लोग चमोली में लापता हैं। लोहारदगा के 9 युवक, मनेर का 1 युवक, गोपालगंज का 1 युवक और उत्तराखंड के टिहरी के 6 युवक रविवार को आई आपदा के बाद से गुम हैं। राज्य सरकारें अपने स्तर पर इनकी तलाश के लिए चमोली प्रशासन से संपर्क कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल इस बारे में एक बैठक भी की। एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पे लोग मैसेज भी दे सकते हैं, जो नंबर है 9454441036। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 9454441036 और टोल फ्री नंबर है 1070। तो ये कोई भी परिवार जिनके कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ उत्तराखंड में इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, यदि वो लापता है या उनकी सूचना उनको नहीं मिल रही है तो इस टोल फ्री नंबर पर वो संपर्क करके जो है अपनी सूचना दे सकते हैं। पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि चमोली में जल्द से जल्द हालात काबू में आए, मलबे में फंसे लोग सही सलामत बाहर निकलकर अपने परिवारों से मिल पाएं। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा, लोहारदगा से सतीश सहदेव, गोपालगंज से सुनील तिवारी और मनेर से मनोज सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।